सभी को जय हिंद। स्वागत है आप सबका कुमार कौशल क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के तहत हम लोग शुरू करेंगे सामान्य अध्ययन, जिसमें हम लोग जीएस प्रैक्टिस के मिनिमम 10 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। और ये प्रश्न आपके विभिन्न एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या तो पिछले एग्ज़ामों में पूछे जा चुके होंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ हम लोग इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आइए देखिए थोड़ी सी बातें समझ लीजिए कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। बस एक चोट की दरकार है, और अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर, अगर दिल पे लगा तो नेचर, दोनों बदल जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन किसी ने लिखी है। आदमी कहता है, सामान्य बोली भाषा में आपने सुना होगा कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। बिल्कुल बदलेगा, आपका सिग्नेचर भी बदलेगा। आप तब सक्सेस होते हैं जब आपका हस्ताक्षर सिग्नेचर में बदल जाता नहीं बल्कि ऑटोग्राफ में बदलता है। तो चलिए अपने कैरियर को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए शुरुआत करते हैं इस हम जीएस प्रैक्टिस के सेशन की। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं और एक प्रश्न है। दो क्वेश्चन का सेट है। यहाँ पे देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जा रही है। इसका उत्तर आप लोग करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए में है दोदा-बेटा, अमरकंटक या इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा दिक्कत है मिस टाइपिंग में, टाइपिंग थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन फिर भी देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है अनाईमुड़ी। ऑप्शन ये सही है या फिर दोदा-बेटा सही है या फिर अमरकंटक या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं ना, और जब हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से अगर हम भारत का नक्शा या भारत का मैप, जो दक्षिणी भारत हमारा है, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत को समझने का प्रयास करेंगे तो देखिए ये वाला जो तट होता है, जो ये तट होता है, इसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी तट। ये पूरा का पूरा तट पश्चिमी तट कहलाता है और इधर का तट कहलाता है पूर्वी तट। ठीक है, ये कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ठीक है, पूर्वी तट, और इसे हम कहते हैं पश्चिमी तट। अब बहुत सारे ऐसे हैं पहाड़ी श्रेणियाँ, पर्वतों की श्रृंखलाएं जो इस सेशन माने जो पश्चिम क्षेत्र में है, पहाड़ी श्रेणियाँ, उसे हम लोग पश्चिमी घाट की श्रेणियाँ कहते हैं, और जो पूर्वी श्रेणी में है उसे हम लोग पूर्वी घाट श्रेणी कहते हैं। अब इनमें पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत, देखिए प्रायद्वीपीय भारत का मतलब ये दक्षिण भारत का पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत आता है। प्रायद्वीप का मतलब है कि वह हिस्सा, वह स्थल का हिस्सा जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो देखिए भारत यहाँ से लेकर के, हमारा भारत जो है वो देखेंगे आप तो लगभग गुजरात, ये यहाँ से ले करके, और ये जहाँ जहाँ वाइट सर्कल में कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा ये जलीय भाग है। ठीक है, इधर हिंद महासागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो अब आपको बताना ये है कि पर्वतीय श्रृंखला मतलब सबसे ऊँची चोटी कौन सी है। तो इसका पहला उत्तर ऑप्शन ए सही होगा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन अनाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास आप लोग करेंगे और आंसर अपने हिसाब से आप लोग एक अलग पेज पे लिखने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन को आप लोग लिख लें और उसको फिर एक अलग पेज पे उसको आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। चले देखें क्या लिखा गया है। लिखा गया कि भारत के किस हिस्से में दंडकारण्य प्रदेश स्थित है। भारत के किस हिस्से में दंडकारण्य प्रदेश स्थित है। उत्तर पश्चिम भाग में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व भाग में, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व में, या ऑप्शन डी केंद्रीय भाग में। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोस्तों आप देखेंगे जरा,
अगर आप भारत को इस तरह से इसको एक समझने के लिए भारत का मैप अगर आप बनाएं, अगर इस तरह से आप समझने के लिए केवल भारत का मैप बनाएं तो आप समझ पाएंगे कि जो हमारा भारत है वो वास्तव में इसके जो भौगोलिक स्थितियां हैं, अगर आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो भारत हमारा है इसको अगर आप 4 दिशाओं में इसको बांटने का प्रयास करेंगे, इस तरह से आप इसको 4 दिशाओं में बांट दीजिए। जहाँ आप इसको 4 दिशा में बांटेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस हिस्से में दंडकारण्य प्रदेश है, भारत के किस हिस्से में दंडकारण्य प्रदेश है। अब ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट इसको हम किस नाम से कहेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तर पूर्व, और इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम, और इस भाग को बोलेंगे इसे हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, और इसे बोलेंगे हम लोग, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे हम बोलेंगे कि दक्षिण पूर्व। अब आप बताएं कि इनमें से कौन सा किस हिसाब का है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया है तो यहाँ पे मालवा का पठार लोकेटेड है, और इसके नीचे देखेंगे ये जो है यहाँ पे महाराष्ट्र का पठार है ना, और इस लोकेशन पे हम देखेंगे तो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, और कुछ इस एरिया में पड़ता है। जो चौथा पॉइंट है, चौथा का मतलब मैं उसको अलग कलर से कर दे रहा हूँ, ब्लू कलर से, ब्लू कलर का जो लोकेटेड एरिया है यहाँ पे हम देखेंगे तो जो दंडकारण्य प्रदेश है ये यहाँ पे स्थित है। तो दिशाओं के हिसाब से आप देख सकते हैं, दिशाओं के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप एकदम सही पकड़ रहे हैं भैया, इस प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण पूर्व भाग में, अर्थात सी वाला ऑप्शन इसका सही है। सी आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ आ रही होंगी, आपको बेहतर तरीके से ये बातें समझ में आ रही होंगी। और मेरे यारों और मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा उत्तर इसमें से सही उसको लेने का प्रयास करेंगे। देखेंगे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहा है, में गवर्नर जनरल कौन था, माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग दोनों में कर दिया है। चलो इसमें कोई एक कर लो, डी को आप समझ लो कि वारेन हेस्टिंग्स है, ठीक है। डी के जगह पे आप ये लिख लो वारेन, थोड़ी सी राइटिंग मेरी इसमें अभी ठीक नहीं हो पाई है ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। या फिर इसमें चौथा ऑप्शन कर लो, इनमें से कोई नहीं, चलो ठीक है, चौथा ऑप्शन कर लो, इनमें से कोई नहीं। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब भारत में पहला स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये बात आपसे पूछी जा रही है। देखें, लॉर्ड माउंटबेटन तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो भारत की आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत में गवर्नर जनरल था या भारत का वायसराय था, और इसने जून योजना प्रस्तुत करी थी, और उसी जून योजना के आधार पर 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आते हैं। और ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा क्या कह रहा है, लॉर्ड मैकाले। तो मैकाले वास्तव में मैकाले शिक्षा आयोग से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले शिक्षा आयोग से संबंधित है, ये शिक्षा की बात करता है, ठीक है। शिक्षा को लेकर के इसने बेहतर कार्य किए हैं। तो कई बार आपसे पूछा गया है कि शिक्षा से संबंधित इनमें से कौन सा है, तो शिक्षा को लेकर के मैकाले ने इंग्लिश शिक्षा को लागू करने का भारत में प्रयत्न किया था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है सी और डी, तो इनमें से कोई नहीं कर दिया गया ऑप्शन चेंज करके, तो सी वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। कि जब भारत में, अच्छा देखो, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना, इसी को हम कहते हैं 1857 का विद्रोह। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, या इसी को 1857 की क्रांति कहते हैं, इसी को 1857 की क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग भारत का उस समय गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल करके दूसरे स्वरूप में पूछने का प्रयास किया गया, तो हो सकता है आपकी लॉर्ड माउंटबेटन लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भारत का पहला स्वाधीनता संघर्ष माना जाता है 1857 के विद्रोह को, ठीक हो गई बात। चलिए भैया, चलिए अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखें अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का मतलब होता है माचिस। दिया सलाई का मतलब क्या होता है, माचिस। तो दिया सलाई का प्रमुख केंद्र क्या है, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद या मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो देखिए भैया इसमें जो सही उत्तर होगा इसमें बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद या फिर मिर्ज़ापुर। देखिए मिर्ज़ापुर तो अपने कालीन के लिए प्रसिद्ध है, मिर्ज़ापुर अपने कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कालीन के लिए मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है। मुरादाबाद तो पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। सहारनपुर दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है और बरेली, दोनों देखिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बरेली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बरेली है, उसके बाद सहारनपुर का नाम आता है। प्रयागराज में भी दिया सलाई उद्योग कार्य करता है। ठीक हो गई बात। चले इसमें दूसरा प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि दादरी, चुर्क और चुनार तथा डाला, ये सभी में जो कारखाने लगे हैं वो किस वस्तु का या किस चीज़ का उत्पादन करते हैं। प्रश्न मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा कट गया प्रश्न, मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ कि दादरी, चुर्क, चुनार और डाला, इन स्थानों पर कैसे कारखाने लगाए गए, मतलब उस कारखाने में क्या बनता है, सीमेंट बनता है या चीनी बनता है या कागज़ का कारखाना लगा हुआ है या फिर उर्वरक का कारखाना लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए जो चुर्क का एरिया है, डाला का एरिया है, ददरी और चुनार, इन सब जगह सीमेंट की फैक्ट्री लगी पड़ी है। चूँकि हम जानते हैं कि मिर्ज़ापुर का जो चुर्क या जो चुनार वाला एरिया है, इस एरिया में चूना पत्थर बड़े पैमाने पर मिलते हैं और जो सीमेंट उद्योग में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए सबसे अच्छा आइटम क्या है, चूना पत्थर है, और चूना पत्थर की अधिकता इन सब स्थानों पे अधिक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है भैया, चले नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्री भूकंपी तरंग को क्या कहते हैं। जो समुद्र में भूकंपी तरंग आता है उनको क्या कहा जाता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। जो समुद्र में भूकंपी तरंग आते हैं उनको क्या कहा जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है सुनामी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पनामी, तीसरा ऑप्शन है इसमें सिसमी और चौथा मियामी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो उत्तर होगा सही वो होगा ए। इसका उत्तर कौन सा सही होगा, ए, अर्थात सुनामी। देखिए सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी कैसी भाषा का शब्द है, तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द तो सु है, एक शब्द क्या है इसका, सु है, और दूसरा शब्द है इसका नामी। दूसरा शब्द क्या है, नामी। ये दो भाषाओं से मिलकर के बना है, सु और नामी। तो सु का मतलब होता है तरंगे या लहरें और नामी का मतलब होता है बंदरगाह, अर्थात बंदरगाह पर आने वाली समुद्र की लहरों को सुनामी कहा जाता है। इस संदर्भ में आप इसको समझ सकते हैं। चले अगला ऑप्शन क्या हमारा कह रहा है, अगला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि वास्तव में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। अब दोस्तों ध्यान से समझना बात को कि वायुमंडल में गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा कौन सी है, सर्वाधिक गैस की मात्रा कौन सी पाई जाती है। ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अब देखेंगे कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, 0.03% है, और नाइट्रोजन की मात्रा कुल मिलाकर के 78% है। तो अब तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में एकदम सहज हो गए होंगे कि हमारी वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है दोस्तों वो होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, वो होती कैसी गैस, नाइट्रोजन गैस होती है। अच्छा एक बात समझना कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, वो किसी हम अलग टॉपिक में समझाएंगे। मेघालय में एक पौधा पाया जाता है नेफेंथिस का पौधा, जिसे घटपर्णी का पौधा कहते हैं। वो पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए क्या करता है, बाहर से कीटों को अपने अंदर
खा लेता है अपने उसी जो सुराही जैसा उसका एक पत्ता होता है, सुराही जैसा पत्ता होता है घटपरड़ी का, उसी में वो भर लेता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति उस घटपरड़ी में या उस नरभक्षी पौधे में हो जाती है, कीटभक्षी पौधे में हो जाती है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हमने देख लिया कुल अभी 8 या 9 क्वेश्चंस आपने किए हैं, लेकिन अगर व्याख्या आपने ठीक से सुनी होगी तो मुझे लगता है कि इसमें ठीक ठाक प्रश्न आप कर पाएंगे, कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आप इसमें कर पाए होंगे। ठीक है, आप कहें तो एक बार हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। दूसरा क्वेश्चन बोला गया था कि दंडकारण्य किस प्रदेश में स्थित है, तो दंडकारण्य दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि झंझरी मस्जिद, अच्छा क्षमा चाहते, झंझरी मस्जिद पर चर्चा नहीं हो पाई थी, तो झंझरी मस्जिद कहाँ पर अवस्थित ये प्रश्न है। तो झंझरी मस्जिद जौनपुर में स्थित है, इस बात को आप समझेंगे, झंझरी मस्जिद जौनपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न देखेंगे रिवीजन के लिए कि दिया सलाई उद्योग वैसे तो बरेली में है, लेकिन सहारनपुर और प्रयागराज आदि कई शहरों में भी दिया सलाई का उद्योग होता है। ददरी, चूर्क, चुनार और डाला ये सभी सीमेंट उद्योग के लिए जाने जाते हैं। और सुनामी जापानी शब्द है जो सु और नामी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। सु का अर्थ होता है तरंगे और नामी का मतलब होता है बंदरगाह। तो सुनामी शब्द जो है ये भूकंपीय तरंगों को सुनामी कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है एंड नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में 78%। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, खूब ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।